हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपीडिया। हम लोग एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल की जो पिछले साल की क्वेश्चन हैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं। एंड 2021 तक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं। 2022 की मैथमेटिक्स हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं तीनों शिफ्ट के। अब हम लोग 2022 की फिजिक्स की क्वेश्चन की एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, so first question is that two coils A and B are arranged parallel to each other. Okay, when the current in coil B increases at the rate of 20 amperes per second and initial current in a coil A is 0. Initial current 0 है coil A में. The induced EMF in a coil A is 100 volt. The mutual inductance of two coil क्या होगा? So लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे दो कॉयल जो हैं पैरेलल है, तो एक ऐसा होगा, ठीक है। तो दो कॉयल पैरेलल है, लेट अस अज्यूम दिस वन इज द कॉयल ए और ये हो गया कॉयल बी, ये दोनों पैरेलल है। अब अगर हम लोग इसमें करें दो कॉयल और दोनों को अगर एक दूसरे के पास लाया जाता है, क्लोज लाया जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है एक कॉयल में, इस कॉयल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक होता है इस कॉयल के वोल्टेज से, ठीक है। तो इस कॉयल का जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इन वन कॉयल लिंक विथ अदर लीड्स टू जनरेट द वोल्टेज इन सेकेंड कॉयल। मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें वोल्टेज होगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है कॉयल, ठीक है ना, वो वोल्टेज जो जनरेट करता है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉयल दैट अफेक्ट्स और चेंजेस द करेंट एंड वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉयल, ठीक है ना। फर्स्ट कॉयल में कोई भी परिवर्तन करने से सेकेंड कॉयल के वोल्टेज या करंट में जो परिवर्तन होती है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ना इसके क्या फार्मूला होते हैं? तो इसकी फार्मूला जो होती है EMF इंड्यूस्ड जो सेकेंडरी कॉयल में होगा वो -M विच इज म्यूचुअल इंडक्टेंस di/dt। अब इसमें क्या है कि I जो है वो I क्या होगा, ठीक है ना, ये चेंज होती है। तो कैन आई राइट इट्स इंड्यूस्ड EMF इन कॉयल A, ठीक है। कॉयल A में इंड्यूस्ड हो रहा है, सो इंड्यूस्ड EMF इन A इज इक्वल टू -M और di/dt है। तो दो कॉयल है, एक हमें बताया गया है कि जो इनिशियल A में है वो 0 है और B में जो है वो कितना है? 20 एम्पियर पर सेकेंड। सो पर सेकेंड इसका मतलब क्या है कि di/dt की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। di/dt की वैल्यू दी हुई है और इनिशियल करंट में हमें IA की वैल्यू 0 दे दिया। नाउ अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें, सो di/dt माइनस डी, या वी कैन राइट हेयर IA माइनस IB, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं -M डी ए कॉयल में करंट माइनस di/dt। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ di/dt। सो इट्स -M और ये 0 - 20, सो इट्स 20M। अब इसमें क्या है कि अगर हमें EA की वैल्यू क्या है, कॉयल A में जो है वो 100 वोल्ट दिया हुआ है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ M इज इक्वल टू 5 हेनरी। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो 5 हेनरी होगा। अगर आपको ये फार्मूला याद होता तो भी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप इनिशियल का नहीं भी करते तो यहाँ पे डायरेक्ट +M di/dt हो जाता। सो इट्स अ 5H इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चार्ज Q1 ऑफ 3 माइक्रोकूलम एट अ पॉइंट 36 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट में दिया है और Q2 9 माइक्रोकूलम है और इसके 0 - 27 सेंटीमीटर। सो लेट I and J be the unit vectors in x and y direction respectively.
द फोर्स एक्सर्टेड बाई Q2 ऑन Q1, Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स किया जाएगा उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर हम डायग्राम बना देते हैं तो इसमें थोड़ा सा समझने में सही होगा। नाउ अगर हम लोग बात करें 36 सेंटीमीटर है, Q1 जो है 36 सेंटीमीटर है। सो Q1 36 जीरो और Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कूलम, एंड Q2 है 0 -27, इट्स Q2 और उसकी वैल्यू कितनी है 9 माइक्रो कूलम। ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों का डिस्टेंस अगर आर वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, और आई एक्स वाई डायरेक्शन में है तो हम आर वेक्टर मान लेते हैं। तो ये आर वेक्टर है और क्या कह रहा है फोर्स एग्जर्टेड बाई Q2 के द्वारा Q1 पे जो फोर्स किया जाता है वो है। नाउ इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग आर वेक्टर निकालने की कोशिश करें तो आर मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर मैग्नीट्यूड तो पता ही है 36, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.36, तो इसका स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस है, बट इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू होगी इट्स 0.45। सो आर की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड हो गई। लेकिन अगर आर वेक्टर की बात करें तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर आपका हो जाएगा इट्स 0.36 आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, प्लस या माइनस और प्लस इट्स ओके वाई डायरेक्शन में 27 है। ओके ये 0.27 जे, ठीक है, 0.27 जे हो गया। तो यह आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया और मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल दिया। नाउ जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है उसमें क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट ये चूँकि वेक्टर में है सो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 और आर क्यूब और ये आर वेक्टर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू, अब ये Q1 क्या है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻6 और Q2 क्या है 9 माइक्रोकूलम, तो 9 × 10⁻6 डिवाइड बाई आर क्यूब। इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0.45 का क्यूब और वेक्टर में क्या होगा 0.36 आई प्लस 0.27 जे। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन वी गेट, अगर हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं सो हमें क्या आंसर मिलती है, वो आंसर होती है 0.96 न्यूटन आई प्लस 0.72 न्यूटन। ठीक है। तो सो द आंसर इज दिस वन 0.96 एन प्लस 0.72। यू कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करके अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाता है आंसर। ओके, सो इट्स 0.96 न्यूटन आई प्लस ये फोर्स का कंपोनेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with circular plates of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad at t is equal to 0. It is connected for charging in a series with resistor की value R is equal to 1 mega ohm है and across 2 volt battery. Then the electric field at a point P halfway between the center and the periphery of the plates after t is equal to 10 to the power -3. Now इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करनी है तो हमें आरसी सर्किट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो आरसी सर्किट के बारे में क्या नॉलेज होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो दिस वन इज द आरसी सर्किट, दिस वन इज द कैपेसिटर, दिस वन द रेजिस्टेंस और इसके बीच में ये जो है ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है। सो इसमें ऐसा प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं और रेजिस्टेंस है। नाउ इट इज़ गिवन दैट कि C इज इक्वल टू 1 नैनो फैराड, तो 1 × 10⁻⁹ फैराड हम कर दें। R की वैल्यू 1 मेगा ओम है, सो 1 × 10⁻6 ओम कर दें डायरेक्ट।
और जो V है या E इसको बोले तो वो है 2 वोल्ट। रेडियस जो है सो 1 मीटर है, ठीक है। सो व्हाट इज द एरिया? एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज पाई। नाउ ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टी की वैल्यू जो दिया हुआ है, टी की वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10⁻³ सेकेंड। अब ये सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें। नाउ जो आरसी सर्किट होती है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए। एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, है ना, आरएल सर्किट, ये याद रखनी चाहिए कि जो इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ 1 - e⁻⁻t/RC, ये होता है, ठीक है। नाउ अगर हम V को जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है उसको हम लिख सकते हैं Q/C, ये 1 - e⁻⁻t/RC, क्योंकि V बराबर इज इक्वल टू Q/C होता है, Q इज इक्वल टू C भी होता है ना। तो ये फॉर्मूला पता है, ये अब इसमें वैल्यू पुट किया। नाउ इसमें क्या हो सकता है कि कैन आई राइट Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन 1 - e⁻⁻t/RC, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? कैपेसिटर की वैल्यू जो है 10⁻⁻9 है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 2, 1 - e⁻⁻t, दैट्स मीन्स 10⁻³ और RC, सो R की वैल्यू है 10⁻6 और C की वैल्यू है 10⁻⁻9। तो ये पूरा आया। सो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है ये 2 × 10⁻⁻9 इंटू 1 - e⁻⁻1। सो इसको बिना कैलकुलेटर का इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, बट इसको हम ट्राई करते हैं, अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, क्योंकि e⁻⁻1 हो गया तो ये 1/e हो गया, ठीक है ना। और e की वैल्यू जो होती है वो हमने बात की थी कि e की वैल्यू जो होती है वो 2.71/2.718 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो, कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके, अप्रोक्सीमेट वाला 2.5 लेकर के सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो इट्स 2 × 10⁻⁻9 इंटू 0.63, तो ये जो आएगा इट्स 1.26 × 10⁻⁻9। सो ये Q की वैल्यू होगी ना। व्हाट इज द नीड ऑफ Q की वैल्यू की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये पूछ रहा है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P हाफ वे बिटवीन सेंटर एंड द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट और इसके बीच में, दैट्स मीन्स इस पॉइंट पे। सो ये पॉइंट पे, बीच पे, ये P पॉइंट पे हमें निकालना है। नाउ इसमें अगर होता है तो जो प्लेट होता है, अब हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हमें बीच में क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q/ε0A। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने इसीलिए निकाला है, तो 1.26 × 10⁻�9 डिवाइड बाई एप्सिलॉन की वैल्यू, ε0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और एरिया जो हमने निकाला था पाई, ठीक है। तो ये हो गया। व्हेन वी सॉल्व दिस अगेन, पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 रखेंगे, और इसको आई एम सॉल्विंग बाई कैलकुलेटर, सो इट्स 45.29 वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द आंसर, 45.29। सो दिस वन इज द आंसर, 45 के आसपास जो है वो आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, consider two coaxial cylinder of same length L with vacuum inside them, ठीक है। सिलेंडर के अंदर में वैक्यूम है। द रेडियाई ऑफ द इनर सोलेनॉइड एंड द आउटर सोलेनॉइड ऑफ R1 एंड R2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आर N1 एंड N2, ठीक है, फॉर द इनर सोलेनॉइड एंड आउटर सोलेनॉइड। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द म्यूचुअल इंडक्टेंसेज। तो पहले चीज़ क्या है कि हम लोगों को एक चीज़ याद रखना होगा कि जो सोलेनॉइड होगा, ठीक है, तो सोलेनॉइड का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो फार्मूला याद रखिए,
म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड के लिए जो होता है फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, एंड N1 N2 A बाई लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ये फार्मूला हमें याद रखना है, लेकिन यहाँ पे केस अलग है। और जो N1 N2 होता है वो क्या होता है, सो N1, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एंड N2 होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ये ऐसा टाइप का डायग्राम होगा कि जैसे ये फिर इसके ऊपर ये एक इनर वाला होगा और एक आउटर वाला होगा, ठीक है। सो N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, बट हमारा जो दिया हुआ है ये N1 N2 के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ हमारा L दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम ना बस जस्ट फार्मूला पे लाते हैं। अब चूंकि कंसिडर बोल रहा है क्या कि इनर सोलेनॉइड जो है उसके अंदर में जो है वो वैक्यूम है, कहीं पे बताया है ना, वैक्यूम इनसाइड देम, तो वैक्यूम है तो इसका मतलब एक वैल्यू तो 1 हो जाएगा, ठीक है। सो म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव का हो गया, रिलेटिव मीडियम का हो गया 1, तो ये तो हो गया हमारा ख़त्म। नाउ हमें इसको N1 N2 के टर्म में लाना है, छोटा N1 एंड छोटा N2। सो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा N1 N2 जो बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो N1 इज इक्वल टू N1 बाई L और ये N2 बाई L, ठीक है। तो अब इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम लोग देख रहे हैं। देन अगर एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एरिया दिया हुआ है, ठीक है। सो एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। नाउ कौन सा आर होगा, द रेडियाई ऑफ द इनर सोलेनॉइड एंड द आउटर सोलेनॉइड, इनर सोलेनॉइड का जो है वो क्या है, R1 है, ठीक है। और हमें बताया गया है कि R1 R2 ग्रेटर देन यहाँ पे R1 है, ठीक है। तो रेडियाई जो है R1 R2 रिस्पेक्टिवली इनर सोलेनॉइड आउटर, तो हम जो भी म्यूचुअल होगा वो पहले वाले के लिए होगा, सो R1 के खातिर R2 में होगा। सो एरिया जो है पाई R1 स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तब ये सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं इसमें। नाउ हमें फॉर्मूला क्या पता है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब म्यू नॉट को छोड़ देते हैं, अब N1 बाई L, ठीक है, एक N1 बाई, अब एक काम करते हैं यहाँ भी L से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ भी L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, N1 म्यू की वैल्यू 1 हो गया, तो N1 बाई L जो होगा वो क्या हो जाएगा N1, और N2 बाई L क्या हो जाएगा N2, और एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और एक L एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। सो ये देख लेते हैं, पाई म्यू नॉट N1 N2, नो ये R2 है, सो दिस इज द आंसर, होप सो। ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज द आंसर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एक के कारण दूसरे का। नाउ द अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A एंड प्लेट सेपरेशन D, क्लियर, विथ वैक्यूम बिटवीन, वैक्यूम है between the plates has a capacitance C naught. The space between the plates is filled with two slabs of the same area, but thickness क्या है D/4 3D/4. Now made of material of dielectric constant क्या है 2 and 4. Now what is the capacitance of the capacitor? Now this is a capacitor, this is the capacitor, और इसमें क्या कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया A, सो द एरिया इज A, प्लेट की एरिया A, एंड ही सेइंग दैट सेपरेशन जो है D है, अंदर में क्या है वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस, और इसकी कैपेसिटेंस C नॉट है, ठीक है। नाउ ही इज सेइंग दैट द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स फिल टू स्लैब्स, ठीक है, दो स्लैब्स हैं, क्लियर। अब क्या है टू स्लैब्स, दो स्लैब्स होगा मान लेते हैं, ठीक है, ऑफ द सेम एरिया बट थिकनेस D/4 D/4। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D, और अगर इफ़ डाइलेक्ट्रिक होगा बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना,
के ए एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो सी नॉट जो कैपेसिटेंस है वो ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में। नाउ जो हमारा थिकनेस है वो डी बाई फोर है जब के की वैल्यू 2 है, और 3d/4 है जब के की वैल्यू 4 है। नाउ अगर हमें ये कहा है कि दोनों जो है पैरेलल में है, सो व्हाट इज द वन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, सो कैन आई राइट सी इक्विवेलेंट। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इट्स अ C1 C2 by C1 प्लस C2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? C1 की वैल्यू क्या होगी और C2 की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोग को देखना है। नाउ ठीक है, तो C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? नाउ C1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D1 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D2 बाई द सेम फार्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D1 प्लस ए एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D2। नाउ इसमें अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट डी, ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, सो ए एप्सिलॉन नॉट एक तो कट गया, दूसरा एक ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर में बचा। नाउ ऊपर में जो बचता है वो क्या क्या बचता है, के की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, 2, और D1 की वैल्यू क्या है D/4, तो 4/D। ठीक है, और इनटू के की वैल्यू K2 की वैल्यू 4 इंटू 4/3D, ये हो गया, डिवाइड बाई अगेन ए एप्सिलॉन तो खत्म हो गया, सो 2 इंटू 4/D प्लस 4 इंटू 4/3D। तो ये हमारा ऐसा आ रहा है। नाउ हम लोग ऐसा करते हैं, एक डी को तो हटा ही देते हैं, एक डी बच जाता है, सो ए एप्सिलॉन नॉट डी बचा। ऊपर में क्या बच रहा है, ठीक है, 8 और 4 4 जा 16, 32, 128, 128, सो इट्स 128 बाई 3, और यहाँ पे अगर डी कॉमन ले लिए तो हो गया 8 प्लस 16/3, तो 24 और 16 40/3। ठीक है, तो 3/40 ऐसा है क्या? ठीक है, तो 3 से 3 कट गया। नाउ 4 से 4 3 जा 4 2 जा 4 से 10 एंड 16 एंड 5, सो ये हमारा हो गया 16/5 ए एप्सिलॉन नॉट डी विच इज 16/5, ए एप्सिलॉन नॉट क्या था, सी नॉट था। ठीक है, सो 16/5 सी नॉट, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये सी नॉट की वैल्यू कैपेसिटर के ए एप्सिलॉन। होप आपको समझ में आया होगा, पैरेलल था इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू इतना सच दैट द नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो क्या दिया है, ए 5 सेंटीमीटर है, सो वी कैन राइट हियर 0.05 मीटर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है 1.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड आई। ठीक है, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या दिया है, आर इज इक्वल टू √3/2 आई प्लस 1/2 जे। नाउ वी नो डैट द फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा होगा। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये यूनिट वेक्टर से कर देते हैं, क्या करेंगे y/x, सो इट्स tan इनवर्स 1/√3 विच इज 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। नाउ एरिया, तो क्या है स्क्वायर सीट है, सो व्हाट इज द एरिया, सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05। ठीक है,
मीटर स्क्वायर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू 1.6 ठीक है. 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, इंटू cos30. ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो 2.5 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 40 इंटू cos30 विच इज √3/2 ठीक है. सो दिस आंसर इज 34.6 Newton meter per square. So this is the answer. Okay, next question is that which of the following statement is correct? Microwaves are produced by क्लेस्ट्रॉन वाल्व. ओके, सो व्हाट इज द क्लेस्ट्रॉन वाल्व, ये सबसे ज़्यादा है इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो क्लेस्ट्रॉन जो वाल्व होता है, ये इसको हम लोग क्लेस्ट्रॉन वाल्व को मैग्नेट्रॉन वाल्व भी बोलते हैं, मैग्नेट्रॉन वाल्व ही बोलते हैं. नाउ दिस इज द जनरली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in microwave. So used in the microwave oven for heating and cooling purpose. इसका so क्लाइस्टोन वेव, सो फर्स्ट इज, इट सिम्स कि फर्स्ट हमारा सही है. ठीक है, तो वनली भी तो होगा नहीं, नाइदर ए भी नहीं होगा. नाउ द सेकेंड है कि रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल. नहीं, ये ट्रांसमीटर जो एंटीना होता है, ट्रांसमीटर के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है. तो ये तो होगा ही नहीं, बी गलत हो गया. सो ओनली ए इज द आंसर. सैटेलाइट रेडार कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है रेडियो वेव्स का. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज टू ऑब्टेन अ डिफ्रेक्शन पैटर्न वन स्टूडेंट यूजेज अ वायलेट कलर्ड बीम ऑफ लाइट. इफ द स्टूडेंट रिप्लेसेस वायलेट को ग्रीन कर दिया. व्हाट इज द विथ, विथ क्या होता है? सो विथ होता है W विच इज लैम्डा. बहुत बार किए हैं पीछे, आप अगर पेपर पीछे से एनालिसिस देख रहे हो तो उसमें बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था. नाउ दैट मीन्स द विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, एंड वी नो दैट द विबग्योर, ये पता है आपको, विबग्योर. ठीक है, इसका मतलब जो वेवलेंथ है वायलेट का वेवलेंथ जो है वो ग्रीन से कम है, ग्रीन से कम है. इसका मतलब विथ वायलेट से ग्रीन में क्या हो जाएगा, ग्रीन से वायलेट में क्या हो जाएगा, आप सोचिए, इसमें रिड्यूस होगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा क्या, ग्रीन का ज़्यादा है तो पहले वायलेट था अब ग्रीन कर दिया, तो विथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में उल्टा हो जाएगा, ग्रीन का ज़्यादा हो जाएगा वायलेट का काम. ठीक है ना, ऐसे ही बढ़ता है. ठीक है ना, वेवलेंथ. ठीक है, तो ग्रीन का ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ब्रॉडर बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. ये होप सो आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था. अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये बैटरी है. ठीक है, तो ये 6 वोल्ट है और ये 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस. इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम. ठीक है, इसको कनेक्ट करवा देते हैं. एक रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस टाइप का, 11 ओम का. नाउ ही इज सेइंग दैट व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द बैटरी. क्या डिफरेंस होगा. नाउ इसमें अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, सो व्हाट इज द आई इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. सो 6/11 + 1 विच इज 0.5 एम्पियर. नाउ ही इज सेइंग दैट कि वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा. सो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, करंट 0.5 जा रहा है इंटू 1, सो इट्स अ 0.5 वोल्ट. नाउ व्हाट टोटल जो ये होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल 6 वोल्ट है, उसमें से ये हमारा 0.5 वोल्ट खत्म घट गया.
सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट्स अ 5.5 वोल्ट. दिस वन इज द टर्मिनल. सो द आंसर इज 5.5 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेव लेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ इन पास्कल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो इसको हम लोगों ने डिस्कस थोड़ी सी करनी होगी, क्योंकि इस पर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ. ना इसमें मैं क्या आपको बता रहा हूँ, इसी वन डायग्राम्स यू कैन सी. सो दिस इज a n is equal to 1. नाउ दिस इज n is equal to 2, 3. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का है. n is equal to 4, n is equal to 5. नाउ अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि तो अब इसमें है लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज आप याद रखिएगा इसको. एक होता है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज. एक होता है पास्कन, पास्कन सीरीज. और इसके बाद होता है ब्रैकेट सीरीज. इसको बस नाम दिया गया हुआ है. एक पफंड सीरीज होता है. अब सारे में क्या है ना कि जो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये स्पेक्ट्रम लाइन है. ठीक है. सो इसमें क्या होता है कि आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव की बात करते हैं कैसे कैसे होगा. सो लॉन्गेस्ट अगर आपको चाहिए, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट चाहिए या शॉर्टेस्ट चाहिए वेवलेंथ. सो लॉन्गेस्ट अगर चाहिए होगा तो हम लोगों का जो ये है इसमें क्या है कि आपको लाइमन में क्या करना होगा, 1 से 2 के बीच में लॉन्गेस्ट होगा और 1 से इनफाइनाइट के बीच में शॉर्टेस्ट होगा. इसके बाद ये 2 से 3, 2 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, 3 से 4, 4 से 5, 5 to 6, अब 4 to इनफाइनाइट, 5 to इनफाइनाइट. ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है कि n1 और n2 की वैल्यू हमें ये रखना है. ये वाई तो हम लोगों को अभी क्या कौन सा पूछा है, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ. और इसकी जो फार्मूला होती है वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम में, दैट्स फार्मूला इज 1/λ इज इक्वल टू रेडवर्ड कांस्टेंट r होती है बाई 1/n1 स्क्वायर. ठीक है, माइनस या n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर. या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइयर जो है लोएस्ट एनर्जी लेवल और हाईएस्ट एनर्जी लेवल. ठीक है. सो क्या हम लिखें यहाँ पे, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल. ठीक है. तो अब हम लोग को इसमें जो पूछा है कौन सी सीरीज के लिए, पास्कल सीरीज के लिए. नाउ हमें इसमें पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम लेमडा एल से किया है, तो हम दोनों निकालेंगे. ठीक है. कैसे निकाल सकते हैं, तो पास्कल सीरीज को हम करते हैं. पास्कल सीरीज में जो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ होता है वो 3 से 4 पे होता है. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है स्पेक्ट्रम ये यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ. ठीक है. यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे चलता है. ठीक है. और ये इनफाइनाइट का. तो जो लॉन्गेस्ट होगा पास्कल का वो इस सेल से 3 से 4 में जाएगा. तो हाइयर लेवल क्या हो गया, 3 से 4, 4 से 3. ठीक है. तो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, ये जितना इधर जाएंगे वो हमारा क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल. सो दिस वन इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, यहाँ पे लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा. तो अब अगर हम इसकी अगर हम शॉर्ट में निकालें तो शॉर्ट में तो हमने कहा कि 3 से 4, और इसमें अगर बात करें तो यहाँ से ये इनफाइनाइट तक जाएगा. सो लैम्डा एल दैट मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू आर, और हाइयर का 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. ठीक है. सो when we calculate this, so it's a lambda L is equal to 144/7r. इसी तरह अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का निकालेंगे 1/λs इज इक्वल टू रेडवर्ड कांस्टेंट है. शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा आपको बताइए, इट्स अ 1 हाइयर 3 स्क्वायर माइनस लोअर क्या हो गया, जितना आगे जाएगा उतना कम होता जाएगा. सो लैम्डा एस की वैल्यू जो होगी वो 9/r, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0. सो 9/r. Now he is asking that what is the ratio of lambda L by lambda S. So it's a 16/7. This one is the answer. So 16/7 है ऑप्शन में,
ये तो आपको नहीं ये पूरी याद रखनी पड़ेगी कि लाइमन के लिए क्या है, बाल्मर के लिए क्या है, पास्कल के लिए है, ब्रैकेट का। अगर हमें इसमें लाइमन का पूछता तो लाइमन का होता 1 से 2 और 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट में कम होगा, ठीक है। अगर ये बाल्मर का पूछता तो 2 से 3 और 2 से इनफाइनाइट। पास्कल अगर ब्रैकेट का पूछता तो 4 से 5, 5 से इनफाइनाइट। पफंड का पूछता तो क्या होता 5 से 6 और 5 से इनफाइनाइट। रेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया सकता है, आपने 12th में पढ़ी होगी ये। ओके, इतना आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके जो भी आएंगे अगर इस टाइप के तो आप फार्मूला बेस पे तो आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर इज। सो ये क्वेश्चन है हमारा। नाउ इसमें क्या है, आई की वैल्यू हमें दी हुई है, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू अगर 5 एम्पियर दी हुई है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर विच इज 20 सेंटीमीटर, तो 0.2 मीटर। तो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, सो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैरिंग करंट आई, वो क्या होती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, 1 मिनट 2 पाई r, ठीक है। तो अब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाय, नाउ व्हाट इज y, बिकॉज म्यू नॉट बाई 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। तो जस्ट पुट द वैल्यू 10 टू पावर -7 और i की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5, r की वैल्यू कितनी है 0.2, तो जस्ट 50 into 10 to the power -7, so we can say that it's a 5 into 10 to the power -6 Tesla, so 5 micro Tesla, so this is the answer। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इफ 47 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 undergoes fission, that's mean disintegration energy per event, Q इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एवोगाड्रोज नंबर हमें दिया हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई पर मोल। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी पूछा नहीं था अभी तक 2021 तक में, तो ये नए टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आपको पूरी इसकी कॉन्सेप्ट पता होगी तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स जो एवोगाड्रोज नंबर है वो क्या है, इट्स 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई पर मोल, ठीक है। क्यू की वैल्यू जो है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मेगा को 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ये कर दूँ, ये एनर्जी है। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, नंबर ऑफ, अच्छा मास भी दिया हुआ है, हमारा मास कितना दिया हुआ है 47 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 47 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ, सो इट्स 47 बाई 235 इंटू 6 पॉइंट, इसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, एन नंबर ऑफ न्यूक्लिया ही पूछ रहा है, 6 पॉइंट एवोगाड्रो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इतना मोल हुआ, ठीक है, और इसको हम इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ये आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, इट्स 1.204 इंटू 10⁻23। नाउ द टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा एन इंटू क्यू, सो एन की वैल्यू है 1.204 इंटू 10⁻23 मूल न्यूक्लियाई, ठीक है 23, और क्यू की वैल्यू कितनी है, it's a 200 into 10⁻6 into 1.6 into 10⁻−19। so when we solve this, so what is the energy, energy जो हो जाएगा
वो आता है हमारा 3.85 इंटू 10⁻12 जूल। यू हैव टू कैलकुलेट इन एग्जामिनेशन, सो दिस इज द आंसर। तो ये आपको अगर पता होगा कि कैसे निकाल सकते हैं तो भी निकाल सकते हो। इतना न्यूक्लियाई पर मोल है तो उतना कितना मोल है वो हम निकाल लेंगे और उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना न्यूक्लियाई है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हम लोग को पता चल जाएगा। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पता चल गया तो ये हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में, चार्ज क्वांटाइजेशन, तो इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट दिस वन इज आवर क्वेश्चन। सो एन बैटरी विथ, अगेन द सेम बैटरी का क्वेश्चन फिर से आ गया कि एन बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, EMF 4 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज टू ए लोड रेजिस्टेंस 3.8 वोल्ट एंड द टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ है इसमें। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। सो एक बैटरी है ऐसा, ठीक है, ये जो है सो 4 वोल्ट है, ये 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम लोग R मान लेते हैं। एक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमें बता दिया गया है कि 3.8 वोल्ट जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है ये, ठीक है। सो नाउ हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो 2 ओम के थ्रू वोल्ट V2 है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ओके। सो एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 4/2 प्लस आर, ठीक है, और R 4/2 प्लस आर। तो एक तो I की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट अगर पूछेगा तो। नाउ 2 ओम के प्रति क्या है, जैसे यहाँ पे अगर 4 वोल्ट है और टर्मिनल 3.8 है, ठीक है, तो 2 ओम के प्रति कितना हो जाएगा, ये 0.2 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ 0.2 वोल्ट हो जाएगा, 2 ओम के प्रति अगर हम करें तो करंट कितना हो जाएगा 4/2 प्लस आर, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू IR होता है। तो I ये हो गया और R क्या है 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 0.2 R इज इक्वल टू 8। सो R इज इक्वल टू 7.6 डिवाइड बाई 0.2 विच इज 38 ओम। सो जो ये R है वो 38 ओम होगा, और when we put the value of this one into 2 plus 38, so it's a 0.1 ampere. So the answer is 0.1 ampere and 38 ohm. So C इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि an object is placed on the axis of convex mirror at a point near its pole. Its image formed by the mirror is. अब इसमें 3-4 जो 5-6 जो पूरे ये हैं इसके कि कहाँ पे इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा तो कैसा इमेज बनेगा, वो आप याद भी कर सकते हैं। बाकी मैं इस केस को, ये 6 केस को हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया है, बट इस केस को हम लोग डायग्राम से बता देते हैं कि लेट अस अज्यूम कि अगर ये हमारा ये है, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है। नाउ दिस वन इज द, ठीक है, एक्सिस। अब क्या है कि कन्वेक्स मिरर है अगर हमारा, ठीक है, नाउ, ठीक है, तो ये C हो गया, ये आधा में फोकस हो गया। नाउ अगर ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, सो एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, सो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा तो एक ये रिटर्न हो जाएगा इधर, ठीक है, और एक यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ से भी रिटर्न हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसकी जो होगी, ये जो है इसका जो ये होगा वो फोकस पे मिलेगा, और ये जो है ये दोनों जो मिलेगा वहाँ पे ही बनेगी इमेज। नाउ आप बता दीजिए कैसा इमेज बना, कैसा बना, उस साइड बना है तो नेचर जो हो गया वो क्या हो गया, काल्पनिक हो गया, काल्पनिक इमेज है ये, तो ये हो गया वर्चुअल, तो रियल वाले तो ऐसे ही चले गए। और इरेक्ट सीधा बना है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा बनता तो हम बोलते कि इन्वर्टेड है। सो द आंसर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके 5-6 केस हैं वो हम याद कर लेना ज़रूरी है, ठीक है, वो याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है बस। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। ईएम वेव जो है जेड डायरेक्शन में है, तो कौन सा इसमें से सही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की? देखो हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर पढ़े हुए हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर ई क्रॉस बी होगा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये भी हमने पढ़ा था कि अगर ये एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा, ये वाई डायरेक्शन में होगा, तभी ये जेड डायरेक्शन में होगा। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में और इसमें वाई में हो गया। नाउ तो इसमें क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है प्लेन ट्रैवल वैक्यूम में जेड डायरेक्शन में कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में होगा? सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में होगा, और दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, बस जस्ट इसको टिक लगाना था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पॉइंटिंग वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ से बन जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर अ पी एन जंक्शन डायोड? बहुत ही आसान क्वेश्चन है पी एन जंक्शन डायोड। अच्छा, पी एन जंक्शन जो होता है ये पी एन, तो अगर इसके पी से पॉजिटिव अगर होता है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइस। ये सब पढ़ा गया हुआ होगा आपका सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और पी एन में है अगर पॉजिटिव वाले का निगेटिव टर्मिनल होगा पहले लगेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। ओके, सो रिवर्स बायस। नाउ अब ये आपको याद कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी कि तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ डिप्लेशन इज इन डिक्रीज इन द बैरियर। अब इसको हम अगर एक्सप्लेन करने जाए तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, सो इट्स बेटर नॉट टू एक्सप्लेन, जस्ट आपको याद रख लेना है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं? फॉरवर्ड बायस में विथ लेस डिक्रीज करता है, और विथ रिवर्स बायस में विथ इंक्रीज करता है। एंड विथ डिक्रीज करेगा और हाइट भी रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे हाइट भी इंक्रीज करेगा, तो दोनों हमारा ये सही है, ठीक है। सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंसिडर टू वायर्स ए बी सी डी ऑफ लेंथ 2L एंड L, ठीक है। तो एक ए बी है, एक सी डी है। नाउ इसकी लेंथ जो है 2L है और इसकी लेंथ L है, और रेडियस जो है इसकी जो मोटाई होगी, ठीक है, ये वायर की, ये क्या है? रेडियस जो है वो 2R है 12 वाले की, और 2R है इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ए बी एंड सी डी आर मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? ये, और इसकी ये है। वायर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ EMF E of negligible internal resistance, the ratio of current through ABCD। तो मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आर ए बी के अगर निकालें रेजिस्टेंस तो क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो इसकी डेंसिटी रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या है? 2L, ठीक है। ए क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये आर सी टी का निकाले तो इसकी 2 डेंसिटी 2 रेजिस्टिविटी 2 ये है, और एल बाई पाई इंटू 4R स्क्वायर, क्योंकि 2R का स्क्वायर जो होगा वो 4R स्क्वायर होगा। नौ 2 से 2 तो एक कट जाएगा, सो ये हो जाएगा रो एल बाई 2πR स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 रेजिस्टिविटी L पाई आर स्क्वायर, ये दोनों हो गया। नाउ हम आर ए बी निकाल दिए, अब ई हमको पता है, सो V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें यहाँ से हम लोग को क्या करना है वो आप देख सकते हैं। नाउ अगर हम लोग इसको डायग्राम में बनाएं तो कैसा बनेगा? एक ऐसा होगा ए बी, और एक ऐसा होगा सी डी, क्योंकि दोनों हमें कहा है कि पैरेलल है और दोनों से एक EMF ई जुड़ा हुआ है, यही डायग्राम है, ठीक है। अब हमको ये भी रेजिस्टेंस पता है आर ए बी, और ये भी रेजिस्टेंस पता है आर सी डी। अब हमें क्या करना है? सो ई की वैल्यू क्या होगी? तो ई की वैल्यू क्या होगी? ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए बी इंटू आर ए बी, भी इज इक्वल टू IR, और ई की वैल्यू ही होगी ICD। दोनों में वोल्टेज जो है इसके स्क्रोस इसके ये सब सेम होगा, पैरेलल में है, तो ICD इंटू RCD। और दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? IAB इंटू RAB बराबर ICD
इंटू आर सी डी। नाउ हमें पूछ रहा है आई ए बी बाई आई सी डी। सो आई ए बी बाई आई सी डी इज इक्वल टू आर सी डी बाई आर ए बी। आप ये नहीं भी करते तो v इज इक्वल टू आई आर से हम लोग सॉल्व कर सकते थे कि I इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, बट हम लोग इसमें ये करके देख लिए। नाउ आर सी डी क्या है, आर सी डी देखिए क्या है हमारा, देन रो एल 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई रो 2 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, रो एल से रो एल कट गया। नाउ क्या बचा, ये 1/2 इंटू 2 विच इज 1/4। सो द आंसर इज 1/4। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ n and n0 बी द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैम्पल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, देन n जो है एट टाइम t है और n0 जो है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द रेशियो। तो इसका तो फॉर्मूला हमें थोड़े टाइम पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिव लॉ क्या कहता है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ कहता है कि जो टी टाइम पे होगा वो इनिशियल जो होगा उसका e⁻⁻λt ये होगा। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट इनिशियल में जो होगा उसका, क्योंकि डीके ही होता जाएगा तो कम होगा, तो एक्सपोनेंशियल डीके करेगा तो e⁻⁻λt। तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। सो द आंसर अपना क्या होगा, e⁻n/n0 की अगर बात करें तो e⁻⁻λt। तो लैम्डा इज अ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज नॉट अ वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन सेम क्वेश्चन टाइप का आ गया कि 2 बैटरीज, देखिए 3 क्वेश्चन एक जैसा आया है इसमें। ठीक है, और एक ये दोनों क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज, E1 और E2 को सीरीज में है, और ठीक है E3 जो है, E3 वो पैरेलल में है इसका। तो टोटल EMF कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायग्राम अगर आप समझ गए तो बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये E1 है। ठीक है, जिसका EMF 3 वोल्ट है और इंटरनल जो है सो 0.5 है। इसके बाद इसके साथ सीरीज में एक लगा हुआ है, तो और बता दिया हुआ है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज बाय कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 का जो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके नेगेटिव टर्मिनल से है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा है E2। नाउ इसके पैरेलल में एक लगाया गया है। ठीक है, क्या है, वो है E2। ठीक है, सो E3 और 1 ओम, क्लियर। और ये यहाँ पे क्या है, 6 वोल्ट और 1 ओम। अब इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले रेजिस्टेंस जो है उसको, दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, इट्स 9 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट्स 1.5 ओम। ठीक है, और यहाँ पे ये रह गया 6 वोल्ट और ये रह गया 1 ओम। अब ये 1.5 और ये पैरेलल है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 1 पर आप पता होगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.6 ओम। नाउ क्या होगा, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वोल्टेज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट 0.6 है और आई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों करंट ये वाला दोनों जोड़ देंगे, वही तो ये आई होगा, I1 I2। सो ये E1 बट्टे R1 प्लस E2 बट्टे R2। सो 0.6 इंटू क्या हो जाएगा, 9/1.5 प्लस 6/1। सो व्हाट हैपन, 0.6 इंटू 9/1.5। सो 9/1.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6 12। सो 12, सो 7.2 हो जाएंगी ये।
ठीक है, तो इट्स 7.2। सो द आंसर इज 7 आसान, सबसे आसान क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन पूछे हैं इस सेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट डिफरेंस लाइट वेव, ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लेमडा की वैल्यू दी हुई है 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, सेकेंड मिनिमम, सो एन की वैल्यू, सेकेंड मिनिमम एन की वैल्यू 2 है, इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री। सो वी न्यू दैट कि अगर हमारा मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन है, और ही सेइंग दैट मिनिमम, ओके, सो मिनिमम, सो कंडीशन ऑफ मिनिमम, पिछले क्लासेज में इसको हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये फॉर्मूला डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। नाउ डी साइन थीटा इंटू एन लेमडा, ठीक है। सो डी साइन थीटा, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, इट्स एन लेमडा बाई साइन थीटा। सो एन की वैल्यू कितनी है 2, लेमडा की वैल्यू कितनी है 500 × 10⁻⁹ बाई साइन थीटा, साइन 30 विच इज़ 1 बाई साइन, ओके 45, इट्स 1/√2, तो √2 पर चला गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.4, क्योंकि 500 हज़ार हो गया, 10⁻⁻6 हो गया, तो 1.414 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सो 1.414 माइक्रोमीटर इज द डेप्थ थी। ये क्या हो जाएगा, विथ ऑफ द स्लिट, स्लिट का विथ। नाउ अगर इसी में कंडीशन ऑफ मैक्सिमा रहता, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा रहता तो क्या करते हैं, सो अगेन डी साइन थीटा इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, वेर डी इज द स्लिट विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ न्यूक्लियस हैज एन एटॉमिक नंबर 64, कंसिडरिंग द न्यूक्लियस एज ए लिक्विड ड्रॉप, इट्स रेडियस बीज क्लोज टू। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ये अगर आपको नहीं पता होगा, R0 की वैल्यू आप वैसे भी याद रखिए, R0 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये आपको काम देगा कभी भी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ कैलकुलस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर जो होता है वो क्या होता है, R0 इंटू ए एटॉमिक, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर का 1/3। सो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कितने देर में सॉल्व हो सकती है, ये अगर आपको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, सो इट्स कैन आई राइट 1.2, और आंसर हमारा FM में ही है, तो 10⁻⁻15 की कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधे 1.2 ही लिखिए, एंड 64 का 1/3, सो वी कैन राइट 1.2, 4 का क्यूब इंटू 1/3, सो 3 कैंसिल, सो इट्स 4.8 फेरोमीटर। सो दिस इज द आंसर। ये फॉर्मूला याद रखनी है और ये वैल्यू याद रखनी है, R0 की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी, ये इतना अप्रोचेज, ओके, अल्फा पार्टिकल ऑफ 3, सो इट्स लेट्स से दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विच 3.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या है, हेड ऑन लेड न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 82, सो Z की वैल्यू है 82। Assuming that the lead nucleus remains at rest and the alpha particle momentarily comes to rest and reverses its direction at a distance much more than the radius of the lead nucleus, the distance of its closest approach। ये हमें पता है कि closest approach में होता है, for closest approach जितना जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा इक्वल। नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारा बता दिया गया है, सो काइनेटिक दिया हुआ है कितना 3.20 मेगा, तो इंटू 10⁻6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, तो Q1 क्या है ZE, लेड का न्यूक्लियस, इंटू अल्फा पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई डिस्टेंस, और हमें डिस्टेंस ही वैल्यू करना है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। सो डी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 82 इंटू 2, और ई स्क्वायर हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19
का स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का 10⁹ और ये नीचे आ गया 3.20 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। एक तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सो व्हेन वी सॉल्व दिस, सो वी गेट द आंसर इज 73.8 इंटू 10⁻−15. So 73.5 meter. So this is the question. Next question क्या है? Okay, unfortunately next question print नहीं हुआ है, and so let me check this question. Okay, so I'm writing next question. ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया है बट क्वेश्चन नहीं आई है, तो हम इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं। सो ये क्वेश्चन था कि अ सर्कुलर coil of radius 0.5 मीटर एंड 100 टर्न्स, ये क्वेश्चन है 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 80 मिली एम्पियर, ठीक है, इज प्लेस्ड सच दैट द नॉर्मल टू इट्स प्लेन makes an angle of 30 degree with a uniform magnetic field of 4 Tesla. So the magnitude of torque, so torque का अगर फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज, ये क्वेश्चन है और इसके ये हमारे सारे ऑप्शंस हैं। तो इट इज़ गिवन दैट कि द रेडियस जो है 0.5 मीटर है, एन की वैल्यू 100 टर्न है, आई की वैल्यू 80 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, थीटा की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 40 है। और टॉर्क जो होती है वो होती है बीना, आप याद रख सकते हो बीना, ऐसे NIAB होता है, NIAB साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। सो वी कैन रिमेंबर दैट बीना, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्रिक। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। सो सारे वैल्यू दिए हुए हैं, एन की वैल्यू है, आई की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू है, आर है तो वी कैन हियर ए क्या हो जाएगा πr², सो 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आता है 4 पाई न्यूटन मीटर। सो द आंसर इज दिस वन, जस्ट पुट द वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड फील्ड BY दिया हुआ है हमें, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत ही जो आसान क्वेश्चंस में से ये एक क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, सो E0 B0 इज इक्वल टू सी, सो E0 इज इक्वल टू B0 इंटू सी, ठीक है। नाउ B0 कितनी है 0.2 इंटू -6 टेस्ला, ठीक है, और सी क्या होगा 3 इंटू 10⁸ सो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300, तो इट्स 60 वोल्ट पर मीटर। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। नाउ अगर मैग्नीट्यूड दोनों जो होता है वो हमने क्या कहा था कि जेड में है तो ये एक्स में होगा और ये वाई में होगा, तो अगर ये वी वाई में है तो ये एक्स में होगा। सो द आंसर इज दिस, ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई दिस वन, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है। स्क्वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर, सो ए साइड जो है 20 सेंटीमीटर दे दिया तो इसको हम 0.2 मीटर लिख दूँ, 0.2 मीटर। सो इसका अगर हम एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा A², सो 0.04 मीटर स्क्वायर। नो फाई की वैल्यू जो होती है EA cos थीटा होती है, ठीक है, नो EA cos थीटा होती है। और ये चूँकि सपोज यूनिट वेक्टर जेड जी
जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस। और ये बोल रहा है साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। तो ये एक्स जेड प्लेन में पैरेलल है, तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री 1 हो गया। सो फाई इज इक्वल टू ये बचा, और ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू कितनी हो गई, ई की वैल्यू हमारा 4 × 10⁴, और इसकी एरिया हो गई 0.04। सो इट्स 1600 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही आंसर आसान था। ई और ए के बीच में एंगल जो होगा ई एंड ए 0, तो कॉस ई और ए के बीच में एंगल 0 होगा एक्स जेड प्लेन का, अगर ये एक्स जेड है और इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो कॉस 0 1 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ प्राइमरी जो है वो क्या है, प्राइमरी टर्न्स है 800, बहुत ही आसान है वैसे, फार्मूला अगर याद होगा। और सेकेंडरी का है 24,000, और सेकेंडरी में करंट कितनी है 6 एम्पियर, और प्राइमरी में करंट क्या है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो फॉर ट्रांसफार्मर, ये आप याद रखिए, ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, प्राइमरी बाई सेकेंडरी इज सेकेंडरी करंट बाई प्राइमरी। तो इससे हम क्वेश्चन बना सकते हैं सारे। कैसे बनाएंगे, 800 बट्टे 24,000 और 6 बाई प्राइमरी। सो आई पी इज इक्वल टू 6 × 24,000 बट्टे 800, 30, 180। सो 180 एम्पियर इज द आंसर इन प्राइमरी करंट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, और 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर। हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है बायो-सेवर्ट लॉ पे। तो 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ ए वायर, सो ही इज गिवन दैट डी एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 0.02 मीटर। सेंटर एट द ओरिजिन लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोग आई लिख देते हैं, ठीक है। नाउ इट कैरीज ए करेंट 4 एम्पियर, सो आई की वैल्यू जो है वो 4 एम्पियर, ठीक है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगेन आई की वैल्यू भी, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट एट ए पॉइंट 040 याद रखना है, और ओरिजिन बोला था 000, ठीक है। सो μ0/4π की वैल्यू दी हुई है, आई जे कैन आर द वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। सो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है, μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर बट्टे आर की। बायो-सेवर्ट लॉ है ये, हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो μ0/4π की वैल्यू है 10⁻⁻7, आई की वैल्यू है 4 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है कि डी एल और आर की, तो डी एल की वैल्यू कितनी है 0.02 आई क्रॉस। अब क्या है इसकी जो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये जो वाई एक्सिस में है 0 से 4 तक जाता है, ठीक है, वाई में। तो कैन आई राइट 4j, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे डिस्टेंस की, तो आर जो डिस्टेंस है उसको 4j डिवाइड बाई, अब इसको हम लोग अगर ये करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही बचेगा, आर मैग्नीट्यूड भी अगर बात करें तो ये 4 ही बचेगा। नाउ कैन आई राइट इट्स 4q। तो b की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 5 × 10⁻⁻10t, और i क्रॉस j इज इक्वल टू होता है k, ये हम लोग वेक्टर से जानते हैं, तो ये हुआ, ठीक है। तो k तो सब में है, तो इस नहीं भी पता होता तब भी ये कोई इशू नहीं था। 5 × 10⁻⁻10, ये अगर j × i रहता, यहाँ j रहता और यहाँ i, तो ये माइनस के में चला जाता। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है एन ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0. क्या लिखे, 20 सेंटीमीटर में लिखे, सारे आंसर सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर इज अ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 24, तो u की वैल्यू है
24। पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग साइन देखेंगे। नो व्हाट इज द फोकल लेंथ, इट्स 16 सेंटीमीटर। फोकल की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली ये ना हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले ही कि कैसे साइन कन्वेंशन का कैसे कैसे, तो आप पिछली वीडियो देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी वीडियो में हम सेम चीज़ को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। एंड जो लोग शुरू स्टार्टिंग से जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोरिंग भी होगा फिर। सो जो कॉनकेव मिरर में जो यू और ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू 1 what it's a -16 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/24। ठीक है, तो -1/24 हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ओके यहाँ सॉल्व कर देते हैं। इट्स 1/v इज इक्वल टू 1/-48 होगा। सो v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। सो v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर, तो यही आंसर हो गया वैसे भी। लेकिन जो मैग्निफिकेशन होता है वो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज -v बाई यू, ये फॉर्मूला होता है, तो आपको ये याद रखना है। नाउ HI बाई ऑब्जेक्ट का दो बोला हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू -b है तो इसको 48 कर देते हैं, और -u है तो u को क्या लिखेंगे, इट्स अ -24। सो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। सो दिस इज वन द आंसर। और ये तो याद करने वाली चीज़ थी कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग किस चीज़ के लिए है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है सो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल पे ये है, तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन SI इज डॉप्ड विथ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए क्या होगा, अगर SI को ठीक है ना डोप करते हैं पेंटावैलेंट वाले के साथ में से, ठीक है ना, ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन कौन है, ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसके साथ अगर करते हैं तो एन टाइप बनता है। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इसको बोलते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसके आउटर सेल में 5 एलिमेंट होंगे, और अगर SI को या जर्मेनियम को हम अगर डोप करते हैं किसके साथ, ग्रुप 13, इसको ट्राईवैलेंट कहते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। जैसे कि बोरन हो गया, इंडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हो गया, तो ये बनाता है ट्राईवैलेंट में बनाता है P टाइप, और पेंटावैलेंट में बनाता है N टाइप। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि N टाइप है, तो N टाइप में है फॉस्फोरस ही होगा, क्योंकि बोरन ये ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द आई थिंक दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट 2022 शिफ्ट 1 की फिजिक्स। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 2022 का शिफ्ट 2 की फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।